नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी औरत के मन की व्यथा। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग समीक्षा जरूर कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। शोभना आज फिर जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में लगी हुई थी। उसके पति विकास ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आजकल तो आप अनुशासित जीवन जीने लगी हैं मैडम। आजकल तुम मेरे ऑफिस जाने से पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लेती हो, फिर पूरे दिन क्या करती रहती हो? दिन में तो तुम्हें सोने की आदत है नहीं। कोई नया शौक पाल लिया है क्या? अगर इस बार तुम्हारी समाज सेवा के कारण कोई मुश्किल सामने आई तो तुम अकेले ही उसे सॉल्व करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम्हारी समाज सेवा के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ गया है। विकास ने अपने मन की शंका जाहिर करते हुए कहा। विकास की बात सुनकर शोभना ने हंसते हुए कहा, नहीं पतिदेव जी, आपको अब कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कैसे मान लूँ? तुम्हारी अच्छाइयाँ और तुम्हारी सच्ची भावना लोगों की मदद करने के लिए आगे आती है और हर बात तुम ठगी जाती हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम क्यों ख़त्म करती हूँ, इस बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगी। आपको खुद पता लगाना होगा। लेकिन मैं समाज सेवा नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं आपको बता सकती हूँ। मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे मन में कौन सी खुराफात चल रही है? विकास ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या कहा? खुराफात? तो मैं खुराफाती हूँ? शोभना ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं तो यही कहूँगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारे बेटे के बाहर जाने के बाद हमारी मैडम जी बिल्कुल खाली हो गई हैं, इसलिए उनका दिमाग शैतान का घर हो गया है। शोभना ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, नहीं पतिदेव, इस समय शोभना मैडम के पास खाली वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय मैं कहानियाँ लिख रही हूँ। उसने भी चिढ़ाते हुए विकास को जवाब दिया। विकास उसकी बात सुन करके चौंक उठा और खुश होते हुए कहा, क्या सच में? बिल्कुल सच, शोभना ने जवाब दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? मैंने सोचा 2-4 कहानियाँ लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। अच्छा ये बताओ, कहाँ लिखती हो? विकास ने पूछा। हिंदी प्रतिलिपि पर। इस समय मैं वहीं कहानियाँ लिख रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ और आपके ऑफिस जाने के बाद लिखने बैठ जाती हूँ। शोभना ने मुस्कुराते हुए विकास की शंका का समाधान किया। अच्छा ये बताओ, इसमें कैसी कहानियाँ लिखती हो? विकास ने दूसरा प्रश्न किया। मैं औरतों के जीवन से संबंधित विषयों पर लिखने की कोशिश करती हूँ। उनके मन के भावों को मैं सरल शब्दों में व्यक्त कर एक कहानी का रूप देने की कोशिश कर रही हूँ, शोभना ने बताया। तभी उनके घर में काम करने वाली तारा चाची ने पूछा, बहू, क्या आप अपनी कहानी में सच्ची बात भी लिखती हैं? हाँ चाची, सही घटना पर भी कहानी लिखी जाती है, पर उनके नाम बदल दिए जाते हैं, जिससे लोगों को उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई का पता ना चले, शोभना ने बताया। बहू, क्या आप मेरे जीवन पर कहानी लिखेंगी? तारा चाची ने प्रश्न किया। क्यों नहीं, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना है चाची? शोभना ने हंसते हुए पूछा। मेरा पूरा जीवन ही घटनाओं से घिरा हुआ है बहू, तारा चाची ने जवाब दिया। शोभना तारा चाची को ध्यान से देखते हुए सोचने लगी। सदा हंसती मुस्कुराने वाली चाची के जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो मुझे नहीं पता चली और वह मुझे बताना चाहती हैं? यह सोचते हुए उसने कहा, ठीक है चाची, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए, फिर मुझे अपनी कहानी सुनाइए। मैं आपके जीवन पर कहानी ज़रूर लिखूंगी। यह सुनकर तारा चाची खुश हो गईं और जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगीं।
थोड़ी देर बाद तारा चाची शोभना के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने पूछा, मैं अपने जीवन की बात कहाँ से शुरू करूं बहू, बचपन से या शादी के बाद से? चाची ने पूछा। बचपन से शुरू कीजिए चाची। फिर तारा चाची ने जो बताया उसे सुनकर शोभना का हृदय पीड़ा से कराह उठा और आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभना ने चाची के जीवन में घटी घटनाओं को एक कहानी का रूप देने की कोशिश की, जो इस प्रकार है। तारा चाची ने बताया कि उनका बचपन गरीबी में बीता। उनके घर दोनों वक्त खाना नहीं बनता था। घर में उनके माता पिता के अतिरिक्त उनकी एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई था। तारा के मैके में खाने पहनने की सभी चीज़ों का अभाव था, पर एक चीज़ भरपूर थी, वह था प्यार। और उसी प्यार के कारण जो कमी थी, वो कमी या वो अभाव उन्हें बुरा नहीं लगता था और उनका जीवन सुखमय बना हुआ था। धीरे धीरे तारा चाची बड़ी हो गईं। उनके माता पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उस समय उनकी उम्र 16 साल की थी। तारा चाची के पिता ने अपने एक रिश्तेदार पर भरोसा करके बिना लड़के के बारे में जाने उससे उस तारा की शादी कर दी। तारा हजारों सपने लेकर के अपनी ससुराल पहुंच गई, पर शादी की पहली रात को ही उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए। जब उसके पति ने कठोर शब्दों में कहा, तुम्हें मेरी भाभी की हर बात बिना जवाब दिए माननी है। मेरी भाभी आज के बाद घर का कोई काम नहीं करेंगी और कल से बिना उनका पैर दबाए सोना नहीं। इतना कहकर उनके पति ने एक जानवर की तरह उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी रौंद डाला। तारा हर रात दर्द से तड़पती, पर उस जानवर पर कोई असर न होता। वह अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए उन्हें दर्द देता और फिर मुंह फेर कर सो जाता। वह व्यक्ति तारा को जानवरों की तरह पीटता भी था। उस घर में तारा को भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। तारा यह अत्याचार सहने के लिए विवश थी, क्योंकि माता पिता की गरीबी और दुनिया का डर उसे पति का अत्याचार सहने के लिए मजबूर किए हुए था। फिर भी तारा चाची ने आशा का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन बीतने लगे। उस जीवन में न प्यार था, न विश्वास था और न ही इंसानियत का कोई समावेश। फिर भी वह उस नीरस जिंदगी को जिए जा रही थी, क्योंकि अब उनकी गोद में उनके पति ने 4 बच्चों की सौगात डाल दी थी। उन्हें आज भी विश्वास था कि एक ना एक दिन उनके पति उन्हें अपना प्यार जरूर देंगे। फिर एक दिन तारा का वह विश्वास भी टूटकर बिखर गया, जब उन्होंने अपनी जिठानी को अपने पति की बाहों में देखा। वह दोनों पकड़े जाने के बाद भी बेशर्मी से हंस रहे थे। पति का यह रूप देखकर तारा स्तब्ध रह गई। उसका विश्वास टूट गया। फिर भी उसे जीना था अपने बच्चों के लिए, और उन्होंने बच्चों को ही अपने जीने का सहारा बना लिया और उनकी परवरिश के लिए लोगों के घरों में जूठे बर्तन साफ करने का काम करने लगी। तारा ने लोकलाज के डर से पति का घर नहीं छोड़ा। वहीं रहकर अपने बल पर इस विश्वास के साथ अपने बच्चों की परवरिश करती रही कि एक दिन उनके बच्चे उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाएंगे। तारा का पति उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाता, जिससे तारा उसकी चरित्रहीनता की बात बच्चों के सामने ना करे और उसकी गलती छुपी रहे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि जब तारा के पति को उसके पापों की सज़ा मिली। उसे कैंसर हो गया और इस बीमारी में उसकी मौत हो गई। तारा ने अपनी पति की बहुत सेवा की, लेकिन उनके मौत पर एक भी आंसू नहीं बहाया। वह पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही। आसपास के लोग, नातेदार, रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, या रो क्यों नहीं रही है? क्या यह बात सच है कि या किसी और से इसके नाजायज़ संबंध हैं, इसीलिए पति की मौत पर इसे दुख नहीं हो रहा है? जब यह बात तारा के कान में पड़ी तो उन्होंने बहुत कठोरता से जवाब दिया, जो तुम लोग मेरे ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहे हो यह बिल्कुल झूठ है। मैं क्यों नहीं रो रही हूँ ये तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा पति आज नहीं मरा है। मेरा पति मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसे किसी गैर औरत की बाहों में देखा था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा पति नहीं, मेरे बच्चों का बाप मरा है। तारा का जवाब सुनकर सभी लोग चुप हो गए।
बच्चे बड़े हो गए थे। उन्होंने सभी का विवाह कर दिया। एक बच्चे की मौत पहले ही हो गई थी। तारा अब भी घरों में काम करती थी। एक दिन वह काम से जल्दी लौट आई क्योंकि 2 घरों के लोग बाहर गए हुए थे। वह घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी बहू को आवाज़ लगाने जा ही रही थी कि उससे पहले ही उसने अपनी बहू की आवाज़ सुनी, जो उसके बेटे से कह रही थी कि लोग ठीक कहते हैं, अम्मा जी का चरित्र अच्छा नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर तारा चाची की सांस रुक गई। वह सोचने लगी, अब उनका बेटा क्या जवाब देगा। उन्हें सुनाई दिया, उनका बेटा कह रहा था कि तुम ठीक कह रही हो। दोनों दीदी भी यही कहती हैं कि अम्मा का चरित्र अच्छा नहीं है, वह चरित्रहीन है। तभी तो बाबू उनको पीटते थे। और बड़ी अम्मा भी यही बात कहती हैं कि अम्मा का शुरू से ही चरित्र अच्छा नहीं था, इसीलिए वह बापू से प्यार नहीं करती थी, उनसे दूर दूर रहती थी और उनकी मौत पर उनके एक आंसू भी नहीं निकले। बहू ने फिर उनके बेटे से कहा, तुम यह घर और गांव वाला खेत अपने नाम करा लो, कहीं वह अम्मा बेच न दें और अपने आशिक को न दे दें वो पैसा। ऐसे लोगों का क्या ठिकाना, जो अपने पति का नहीं हुआ वो अपने बेटे का भी नहीं होगा। यह सुनकर तारा चाची वहीं बैठ गईं। उनकी आंखों में से गंगा जमुना बह निकली। कुछ देर रोने के बाद वह उठी। उनके अंदर जैसे कुछ टूट गया था। उस टूटन को समेटना उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने स्वयं को संयमित किया। घर के अंदर गईं, अपने सामान की गठरी बनाई और वह अपना घर छोड़कर घर से बाहर निकल गईं। जिस आशा से वह इस घर में थीं, आज वह आशा भी टूट गई थी। उन्होंने सोचा था कि पति ने तो उनकी कद्र नहीं की, लेकिन बच्चे उनकी कद्र करेंगे। लेकिन बच्चे भी अपने पिता की ही तरह निकले। उसके बाद चाची अपनी एक सहेली के घर गईं। वहाँ 1 सप्ताह रहीं और उसके बाद उन्होंने किराए का कमरा ले लिया और लोगों के घरों में बर्तन का काम वो पहले ही करती थीं और वही काम वो करती रहीं। इतना कहकर तारा चाची चुप हो गई और फिर उन्होंने कहा, बहू, अब मैं आप लोगों की सेवा करके आप लोगों से प्यार और सम्मान पाती हूँ। अब यही मेरा घर परिवार है। अब मैं सबसे यही कहती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए खून के रिश्ते सच्चे नहीं होते। किसी किसी को वो बहुत दर्द देते हैं। लेकिन अब मैं सभी पिछली बातों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब ना मैं अपने बच्चों को याद करती हूँ, ना अपने पति को याद करती हूँ। मैं अपनी पहले की ज़िंदगी को ही याद नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्म था, जिसका कष्ट मैं भोगती रही। इसी बात को मानकर मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ और आप लोगों के सामने खुश होने का नाटक करती हूँ। उनकी इस कहानी सुनकर मैं ये सोचने लगी, औरत कब तक लोगों और समाज के डर से प्रताड़ित होती रहेगी और स्वयं को और अपने आप को लोगों की नज़रों में सही साबित करने के लिए दर्द सहती रहेगी। आखिर कब तक? क्या समाज औरत को कभी नहीं समझ पाएगा? एक औरत शादी करके जब ससुराल जाती है तो वो हजारों सपने लेकर जाती है कि उसका पति, उसके ससुराल वाले उसे मान सम्मान देंगे, प्यार देंगे, अपनापन देंगे। लेकिन होता है इसके विपरीत। ना पति का प्यार मिलता है, ना घर परिवार का प्यार मिलता है। फिर वो एक आशा का, तब भी वो औरत आशा का दामन नहीं छोड़ती और ये सोचती है कि उसका बच्चा उसे मान सम्मान दिलाएगा, उसे प्यार देगा। और जब बच्चे से भी उसे मान सम्मान नहीं मिलता, नफ़रत मिलती है, लांछन मिलता है, तो वह टूट कर बिखर जाती है। और उसके बाद औरत स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कठोर बन जाती है। औरत को यही करना भी चाहिए। उसे किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। औरत जब जब आश्रित होगी तब तब वह अपमानित होगी। इसलिए अब यह समय आ गया है कि औरत
कोई भी काम करे, लेकिन वह आर्थिक रूप से सबल रहे, तभी लोग या घर परिवार या समाज उसका सम्मान करेगा और उसकी इज्जत करेगा। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।